फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग चल रहे हैं अपने आगे की ओर एक्सरसाइज में और देखते हैं कि कल मतलब बैक डे में हमने पिछले पीरियड्स में हमने जाना था अवतल दर्पण के बारे में और शायद एक वहाँ पर टॉपिक बची हुई थी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अगर दोनों साथ मिल जाएं हम कैसे पहचान कर पाएंगे, क्या कुछ पहचान होती है। तो बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर हमको इन केस अवतल दर्पण मिल जा रहा है तो हाथ लीजिएगा, हाथ से अगली वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम आपको लेके आएंगे, दिखाएंगे भी, टच भी कराएंगे। तो जैसे आप हाथ में लेंगे, अगर अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है ना, तो बीच में थोड़ा दबा हुआ रहेगा। अगर अवतल दर्पण रहेगा बीच में थोड़ा दबा हुआ रहेगा, चारों ओर साइड साइड थोड़ा उठा उठा रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। मान लो ये हमारा कोई गोली अवतल दर्पण है, अगर ये अवतल प्रवृत्ति का होगा तो क्या होगा, बीच वाला भाग थोड़ा दबा हुआ रहेगा और जो साइड साइड रहेगा काफी ऊंचा टाइप में रहेगा, मतलब मोटा टाइप में रहेगा। इस तरीके से जैसे आप छुएंगे, छूते ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ वास्तव में अवतल है। तो एक पहचान आई सामने, अगर अवतल दर्पण है तो बीच में थोड़ा दबा हुआ या धंसा हुआ रहेगा और साइड साइड पूरा उठा उठा रहेगा, मोटा रहेगा। बात क्लियर एकदम से? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर उत्तल होगा तो, अगर उत्तल होगा तब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, साइड साइड पतला रहेगा और बीच में उठा हुआ रहेगा, मतलब मोटा रहेगा। अभी अवतल में देखा बीच में दबा हुआ होता है या धंसा हुआ होता है, तो इसका उल्टा जस्ट उत्तल रहेगा, बीच में उठा हुआ रहेगा और साइड साइड क्या होगा, पतला रहेगा या दबा हुआ रहेगा, साइड साइड दबा रहेगा, बीच में उठा रहेगा। तो एक बात कंफर्म, उत्तल में साइड साइड पतला होता है, बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल में बीच में पतला रहेगा, साइड साइड मोटा रहेगा। बात एकदम क्लियर, कंफर्म ना? तो अब हमसे पूछा जाए उत्तल दर्पण क्या होता है, सीधा सीधा आप लिख दें एक ऐसा दर्पण, ठीक है। फिलहाल हम लिख रहे हैं, चिंता मत करिए आप। उत्तल दर्पण हेडिंग आ गई। हर चीज को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई टॉपिक या पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, पूरा आप कवर करिए। हम पूरी टॉपिक लेके चल रहे हैं, एक के बाद एक ऐसा करके, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। तो बात आई उत्तल दर्पण क्या होता है, तो सीधा सीधा लिखेंगे एक ऐसा दर्पण का काट या टुकड़ा जिसका बीच का हिस्सा बाहरी हिस्सों की तुलना में या बाहरी भागों की तुलना में ऊपर की ओर उठा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखिएगा, अब आप अपनी कॉपी पेन लिए रहिए, तुरंत आप नोट करिए, अच्छे से आप लिखिए। आपने लिख दिया है एक ऐसा दर्पण का काट, काट मीन्स टुकड़ा, हिस्सा, भाग, जो अच्छा समझ लीजिए, या टुकड़ा जिसका बीच का हिस्सा या बीच का भाग, ठीक है, बाहरी हिस्सों की तुलना में ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है ना, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। सिंपल सी बात है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं जैसे अगर आपने बाइक देखा हो या चरपहिया फोर व्हीलर देखा हो, साइड ग्लास देखे होंगे, साइड ग्लास, तो साइड ग्लास में पीछे गाड़ी को हम लोग देखते हैं, तो जो गाड़ियों में साइड ग्लास लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। बात क्लियर, कंफर्म? किसी भी गाड़ी में, चरपहिया, दो पहिया, किसी में पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो साइड ग्लास लगा होता है उसमें क्या प्रयोग होता है,
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात एकदम क्लियर, कंफर्म? लिखना है लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, ऐसा कुछ तो लिखेंगे आप, दो पहिया या चार पहिया वाहनों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान समझिएगा, जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कितना आसान है। एक नई बात आप जान भी लिए, किसी भी चरपहिया, दो पहिया या ट्रक हो गया, बस हो गया, जिसमें भी पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए साइड ग्लास का हम प्रयोग करते हैं, तो साइड ग्लास में क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि साइड ग्लास या गाड़ी में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। ठीक है ना? बाकी टार्च हो गया जैसे, जिसके द्वारा हम लोग देखा करते हैं, ठीक है ना, उनमें कौन सा यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं। आप देखते भी होंगे साइड ग्लास में, सॉरी टॉर्च की कटोरी में देख लीजिएगा, टॉर्च ग्लास में देखिएगा, आपको उत्तल और अवतल दोनों प्रवृत्ति नजर आएंगी। वही दोनों का आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर? तो हम लोग फिलहाल प्रकाश जाने, अपवर्तन जाने, परावर्तन जाने, अवतल दर्पण के बारे में जाना, उत्तल दर्पण के बारे में जाना। अब चाहिए क्या? दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण का फार्मूला इस बार हमारे सिलेबस में निगमनित नहीं करना है, केवल सूत्र लिखना है, डेरिवेट करना है, सॉरी दिखाना है कि इसमें क्या क्या यूज होता है, उसको कहते क्या है। ठीक है ना? इस बार हमारे सिलेबस में जो सूत्र का निगमन है उसको खत्म कर दिया है, केवल सूत्र आप सब कुछ लिख के डिफाइन करिए कि फार्मूला इसका क्या होगा। तो हम चलते हैं दर्पण पे, चलते हैं दर्पण के बारे में बात करते हैं, उसके बाद उसके फार्मूले को लिख देते हैं। निगमन करना नहीं है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज है नहीं। बात क्लियर? 30% कटने की वजह से अब वो हट चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब चलेंगे हम लोग दर्पण पे। ठीक है, ओके। आइए अब देखिए, आप हमारे सामने हेडिंग फिर आ गई है, दर्पण या फिर मिरर, जिसमें पर डे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है ना? कभी भी आप जाते होंगे अपना हेयर स्टाइल देखने के लिए, फेस देखने के लिए, तो दर्पण का ही आप यूज करते हैं। दर्पण क्या होता है इसके बारे में आप जानिएगा। हालांकि शायद पिछली क्लास में कहा भी जा चुका, बताया भी जा चुका है। ठीक है ना? कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम अर्थात जिसमें दिखाई पड़े, जिसका एक भाग वार्निश युक्त होता है जबकि दूसरा भाग वार्निश रहित होता है। एक भाग पर तो पॉलिश कर देते हैं लेकिन दूसरे भाग पर नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। कैसे हमारी इमेज बनती है इसके बारे में बात करते हैं पहले हम लोग। अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाशिक किरणें इस पार से उस पार चली जाएंगी, आर पार हो जाएंगी। क्लियर है ना? लेकिन अगर उसके पश्च भाग पे हम इधर खड़े हुए हैं, सपोज दैट, और अगर इसके पीछे वाले भाग पर वार्निश लगा देंगे तो क्या होगा? हमारी जो इमेज है जाएगी, पहले सिरे को पार कर जाएगी, दूसरे वाले सिरे पर अपना इमेज बनाएगी, प्रतिबिंब बनाएगी। जब इमेज बनाएगी तो प्रकाशिक किरणें हैं फिर से रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आएंगी। ठीक है ना? हमारे रेटिना में जाएंगी, जिसका इमेज बना देंगी कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, और हम लोग देख पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे आप? दर्पण किसे कहा जाता है उसके बारे में बात करिएगा, समझ भी लिए होंगे। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक सिरा वार्निश युक्त होता है, वार्निश मीन्स पॉलिश, जबकि दूसरा सिरा वार्निश रहित होता है, मतलब वार्निश नहीं होती है, उसे दर्पण कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। आइए लिखते हैं, देखते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम
एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक सिरा वार्निश, आप अपनी कलम और कॉपी लेके तैयार रहें, लिखते जाएं, बैठे नहीं आप, बार बार देखें, बार बार समझें। कोई टॉपिक बचती है आप हमें बेशक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले वाले पीरियड्स में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। तो जिसका एक सिरा वार्निश युक्त होता है जबकि इसका दूसरा सिरा वार्निश रहित होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बात क्लियर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं। दर्पण के बारे में आपने जान लिया, पढ़ भी लिया, अब नोट भी से आप कर लीजिए, याद भी आप कर लीजिएगा, थोड़ा समझिए, याद हो जाएगा। लेकिन दर्पण का फार्मूला कैसे होता है उसके बारे में जानिएगा। बहुत पॉपुलर फार्मूला है, इसके पहले तक सिद्ध करने के लिए आता था, निगमन करने के लिए आता था, लेकिन इस बार केवल फार्मूला दिखाना है कहां पर कौन सी चीज क्या है। फार्मूला बनता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। अभी तो आपको हम समझा रहे हैं इसको, ठीक है ना। पहले जानिए ये सब हैं क्या चीजें। एक बात क्लियर होगा, अगर हम लोग शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं, दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं, हम पहले होते हैं, दर्पण हमारे आगे होता है, बात क्लियर, तभी हम लोग देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं से दर्पण के हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, पक्की बात होता है, ठीक है ना। मान लीजिएगा अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस है, दूरी है, तो इस दूरी को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप u। बात क्लियर। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी इंसान का नाम दे देते हैं। मान लीजिएगा सपोज दैट, माना, सिर्फ आप समझ रहे हैं यहाँ पे, एक कोई श्यामू नाम का आदमी है, ये श्यामू है, यहाँ पर कोई मिरर है या फिर दर्पण है, जो इच्छा आप वो मानिएगा। तो श्यामू और दर्पण के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इसे क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। हर दर्पण की या हर लेंस की फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है। आप अपनी प्रयोगशाला में जाएंगे, किसी प्रैक्टिकल को आप करेंगे, हाई स्कूल का हो या इंटर हो, तो उसमें लिफाफे में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, कंफर्म है। हमारे पास प्रैक्टिकल हमको मिलेगा, प्रैक्टिकल में आप जाके देखिएगा, उसमें हमसे फोकस दूरी निकलवाता ही है। बात कंफर्म ना। तो देखिएगा ये क्या हो गया, यू हो गया। कहां से कहां तक, श्यामू नाम के आदमी और दर्पण के बीच तक की दूरी को यू कहा जाता है। आगे इस दर्पण की खुद की फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, उसे क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये श्यामू यहां खड़ा है, दर्पण देख रहा है, तो इसका इमेज जाके इस पे बनेगा, इसके पिछले पृष्ठ पर बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं वी, ठीक है ना। प्रतिबिंब को वी से निरूपित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से निरूपित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से निरूपित किया जाता है। तीन बातें यहां पर हैं, ठीक है ना। वस्तु से दर्पण तक की दूरी को, ठीक है ना, वस्तु से मतलब यहां वस्तु का हम श्यामू कर रहा है, यू से निरूपित किया जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई को या फिर प्रतिबिंब को वी से निरूपित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं। बस वही चीज हमको जानना है, वही चीज यहां लिखना है, ठीक है ना। वस्तु से माध्यम तक की दूरी को, दर्पण तक की दूरी को यू कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की दूरी को या प्रतिबिंब को वी से निरूपित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को एफ से निरूपित किया जाता है। बात क्लियर, कंफर्म। आइए वही चीज यहां पर हमको दिखाना है, वही चीज लेके चलना है। ये फार्मूला कैसे आएगा, हम सब कुछ लिख करके बाद में इसको लिखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इसी के आगे।
दर्पण आपने समझ लिया। ठीक, दर्पण समझने के बाद इसके फार्मूले की बात करेंगे। लिखिएगा, यदि वस्तु से दर्पण तक की दूरी को u कामा प्रतिबिंब की दूरी को v तथा फोकस दूरी को फोकस दूरी को f माना जाए तो प्राप्त समीकरण दर्पण की फोकस दूरी का समीकरण कहलाता है। अतः फार्मूला 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। बस ये हो गया, फार्मूला क्रिएट हो गया। हमको सिद्ध नहीं करना है, अब इसके पहले तक मुझे सिद्ध करना था, लेकिन इस साल हमको सिद्ध नहीं करना है। इस साल जानना है, समझना है कहाँ पर कौन सी चीज क्या है, उस चीज को लाके डिजाइन कर देना है। हमने दर्पण के बारे में जाना बाखूब तरीके से, कोई डाउट आपको बचना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आप देखिए, अपने आप फीड हो जाएगा। दर्पण एक हो गया, दर्पण का ये फार्मूला आ गया। बात क्लियर? अब आप लोग फास्ट नोट करें, हम आगे की ओर चल रहे हैं। इसी में होता है आवर्धन। आवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आइए सामने आ गई है टॉपिक आवर्धन। ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा, आवर्धन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग जानते हैं। एक पहले मोटा मोटा सा फार्मूला आप जान लीजिए, कैसे इसको कहते हैं। दो चीजें होती हैं अभी जो बात की गई, प्रतिबिंब और वस्तु। प्रतिबिंब की लंबाई को v कहा जाता है और वस्तु की लंबाई को u कहा जाता है। तो जो फार्मूला हमारा निकलता है, m बराबर क्या होता है, v/u होता है। बात क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी v को कहा जाता है h डैश, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से भी निरूपित करते हैं, जो आभासी रहेगा। और u को क्या बोलते हैं, h कहते हैं। ऐसा कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक फार्मूला आपके सामने है, एक और आप बना सकते हैं। m बराबर ही आप कह सकते हैं h डैश अपान क्या h, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो परिभाषा तो बन के तैयार हो गई ना। आवर्धन की परिभाषा आपसे पूछा गया, आवर्धन क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलेंगे ना आप, किसी माध्यम में प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, किसी भी माध्यम में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तो वही चीज लिखना है, लिख करके दिखाना है। आइए देखते हैं। किसी माध्यम में प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? छोटी सी परिभाषा है, वो एक नंबर में आना है, तो दिमाग में थोड़ा सा रखिए ना। किसी माध्यम में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, याद हो जाएगा आराम से। एक बार इसको देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए बस।
एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा आपका कवर अप होता चला जाएगा, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। आगे दिखाएंगे, माना प्रतिबिंब की लंबाई v या h डैश तथा वस्तु की लंबाई u या h हो तो प्राप्त माध्यम का आवर्धन m बराबर v अपान u या अगला फार्मूला m बराबर h डैश अपान h, या इसी को इकट्ठा करके लिख दीजिए m बराबर v अपान u बराबर h डैश अपान h। ये बात क्लियर हो गई, कंफर्म। अब आप समझ चुके होंगे आवर्धन क्या होता है, इसको आप थोड़ा फास्ट नोट करिए, इसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट फिर से हेडिंग आ गई है, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको देखना है, समझना है, आपके नॉर्मल जिंदगी में चलती भी रहती है। बचपन से आज तक आपने कोई पेंसिल ली होगी, पेंसिल देखी होगी। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप एक कांच की गिलास लीजिएगा, अभी आपको हम नमूना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठ ही जाए, हटे ना, हटाने से भी ना हटे। आप एक कांच की गिलास लीजिएगा या कोई भी पारदर्शी माध्यम लीजिएगा, ले करके उसमें आप स्वच्छ जल डाल दीजिएगा, आधा ग्लास या उससे भी ज़्यादा कर दीजिए, या फुल भी आप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फुल इसलिए मत करिए पहले प्रैक्टिकल में, क्योंकि आपको कई स्टेज देखने हैं इसके, एक स्टेज नहीं देखना है। तो पहले आप आधा ग्लास रखिए, बाद में थोड़ा ज़्यादा करिए, बाद में और ज़्यादा करिए, उसके बाद फुल कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप आधा ग्लास पानी रखते हैं ग्लास में, ग्लास कांच की होती है, मतलब पारदर्शी होती है। ऐसा मत करिए कि आप कांच की रंगीन ग्लास ले लीजिए, अब बाद में कहिए ऐसा नहीं हो रहा है। आप व्हाइट ग्लास लीजिए, पारदर्शी ग्लास लीजिए, कांच की लीजिए, उसमें आधी ग्लास पानी डाल दीजिए, उसमें एक पेन डाल दीजिए, ग्लास में ही आप पेन डाल दीजिए, ये एक पेंसिल डाल दीजिए। जब आप पेन या पेंसिल डालते हैं तो पेन पेंसिल डालने के पहले देखिएगा क्या हमारी पेंसिल सीधी है, बिल्कुल देखिएगा पहले आप। हाँ ठीक है, सीधी है, ठीक है ना। अरे भाई पेन आती टेढ़ी थोड़ी ना आती है कि यहाँ कुछ रहेगा यहाँ टेढ़ा हो जाएगा। और उसी पेन को या पेंसिल को आप जब डाल देंगे ग्लास में जिसमें आपने आधी ग्लास पानी डाला है, तो देखिएगा जितना पोर्शन पानी के अंदर रहेगा वो सब टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा, जिगजैग दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। पानी के अंदर वाला भाग पूरा जिगजैग रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अभी 10 सेकंड पहले जब आपके हाथ में थी पेंसिल, जब आपने पानी में एंट्री नहीं कराया था तो सीधी थी, और जैसे आपने पानी में डाल दिया है तो पानी के अंदर जितना भाग पेंसिल का है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसा क्यों हो गया, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, जानना चाहिए। तो उसका रीजन है, साइंस हर चीज का प्रमाण देती है, कोई चीज हवा में नहीं होता है यहाँ पे। तो जैसे आपने उसको पानी में डाला है, प्रकाशिक किरणें हैं, ठीक है ना। चूंकि जो आप देख पा रहे हैं ग्लास है वो भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है, और जो आपका वाटर है वो भी पारदर्शी है, तभी तो प्रकाशिक किरणें वहां जा पा रही हैं, तभी तो आप देख पा रहे हैं। तो जब जाती हैं तो जल के पार्टिकल्स जो हैं, जल के जो कण हैं, हर समय चलते रहते हैं, गत्यावस्था में होते हैं, विरामावस्था में नहीं होते हैं। हमको लगता है गिलास में पानी भरा हुआ है, स्थिर है, लेकिन उनके कण हमेशा गत्यावस्था में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, रेस्ट में कभी नहीं रहते वो। तो मोशन में होने की वजह से, गत्यावस्था में होने की वजह से प्रकाशिक किरणें और इनके आने जाने में थोड़ा सा जिगजैग आ जाता है, अर्थात थोड़ा विचलन आ जाता है। विचलन आने की वजह से हमारी नेत्रों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा ऐसा देखने में महसूस होता है कि हाँ वास्तव में ग्लास में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी में जितना भी भाग पेंसिल का वो टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, हमें वो दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? अपवर्तन की वजह से। तो ये परिघटना ही क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अब बात क्लियर हो गई होगी, अपवर्तन क्या होता है। बात कंफर्म क्लियर ना? अब इसका आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा, अपने घर में पर डे देखिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में देखिएगा,
पहले आधी गिलास रखिएगा, फिर उससे ज़्यादा करिएगा, फिर पूरा कर दीजिएगा। हमेशा के लिए रट जाएगा, कभी आप भूल नहीं पाओगे, इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। अपवर्तन क्या होता है, कोई पूछेगा आप तुरंत बता दोगे, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। नहीं मानते हो प्रैक्टिकल करके भी देख लो। बात क्लियर। आइए चलते हैं अपवर्तन पे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने इसके पहले परावर्तन के बारे में बात किया था। अब अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी बात आपसे कहेंगे हम। ये कोई माध्यम हो गया, वस्तु हो गया, या हम आप हो गए, कोई हो गया। यहां खड़ा हुआ है, या धरती पर ये खड़ा हुआ है, बैठा हुआ, रखा हुआ है। चलिए आगे हमारे सामने एक कोई दर्पण हो गया। पहले लेंस ले लीजिए, नहीं लेंस लेते दर्पण ले लीजिए। ऐसा दर्पण है जिसमें सारी प्रकाशिक किरणें परावर्तित नहीं होती, कुछ न कुछ बाहर की ओर चली जाती हैं, कुछ परसेंट निकल जाती हैं। अर्थात वार्निश तो है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट ऐसा है जो कि बाहर की ओर निष्कासित कर देता है, बहिष्कृत कर देता है, बाहर भेज देता है। चलिए ये सारी प्रकाशिक किरणें हैं जो कहीं न कहीं मिरर पे पड़ रही हैं। परावर्तन रहेगा तो पूरा पूरा वापस लौट के चले आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अपवर्तन की परिघटना है तो कुछ न कुछ प्रकाशिक किरणें कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई ऐसे जाएगी। हो गया ना। अभी यहां था, यहां सीधा जाना चाहिए लेकिन ये विचलित हो गई, टेढ़ी हो गई। यहां थी, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ऐसे चली गई। तो जब माध्यम को पार करने के बाद अपने रास्ते से भटक जाएं, विचलित हो जाएं, हट जाएं, इसे ही क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अपने रास्ते से भटक गई, इसीलिए तो हम लोग देख पा रहे थे कि ग्लास में भरे हुए पानी में जो पेंसिल का भाग है वो टेढ़ा मेढ़ा है। अगर रास्ते से ना भटकती प्रकाशिक किरणें तो कभी हमको टेढ़ा दिखाई ना पड़ता। बात क्लियर। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। जब प्रकाशिक किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने पथ से विचलन का गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक ना। एक माध्यम दूसरे में प्रवेश करेंगी, मतलब माध्यम को पार कर गई, उस पार चली गई। होने के बाद विचलन आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, वही लिखा गया है। पथ से विचलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे जल से भरी हुई कांच की गिलास में पेंसिल को डाल देने पर जल में निहित पेंसिल का टेढ़ा दिखाई पड़ना। ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब आप प्रैक्टिकल करके देख भी लीजिएगा इसको। ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इससे आप थोड़ा फास्ट नोट करें, एक नहीं बार बार आप समझें, देखें। नहीं समझ में आता
कमेंट में दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको फिर से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही, आगे कल मिलते हैं बाकी जो टॉपिक्स बची हुई हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन सारे गरीब बच्चों को हर एक अच्छी चीज़ को पढ़ने का अवसर मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।